अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल ला एसोसिएशन। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एलएलबी पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स। और आज का जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के बारे में है। ये क्वेश्चन है सैलिएंट फीचर्स या साइलेंट फीचर्स ऑफ चाइना। इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, चाइना एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। और ये दुनिया की वहद कंट्री है, वहद मुल्क है दुनिया का जो अपने रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। ये अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर करता है। यानी कि सेकुलर का मतलब होता है कि ये तमाम मज़हब जो है अडॉप्ट करता है, यानी कि जिसमें तमाम मज़हब सबको ये मानता है, जितने भी मज़हब दुनिया में हैं, यानी कि इनके मुल्क में जितने भी मज़हब वगैरह हैं ये सबको मानता है, मज़ाहिब को। और यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी पहले, लेकिन अब इस जो तुर्की है वहाँ पे तुर्की में प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है वो अडॉप्ट कर ली हुई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर 1923 में ख़त्म हो गया था। इसके बाद कमाल अतातुर्क ने, जो कि फाउंडर है तुर्की का, उसने तुर्की जो है वो फाउंड की। उसके बाद उसने तुर्की की बुनियाद रखी। कमाल अतातुर्क ने वहाँ तुर्की में उस टाइम पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट की, और जो कि अभी भी मौजूद है, कायम की उसने। इसने तुर्की को एक पावरफुल कंट्री बना दिया, और इसमें जितने भी जनरल्स थे जो उसके खिलाफ खड़े हो गए, कमाल अतातुर्क ने उन सब को सजाए मौत दे दी उस टाइम पे। कमाल अतातुर्क तुर्की का फादर भी कंसीडर किया जाता है आजकल। करंट सिचुएशन, तो जो मौजूदा सिचुएशन जो आजकल है चल रही है वो क्या है? वो ये है कि वहाँ पे तुर्की में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्शली पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है। और वहाँ पे एक ग्रैंड नेशनल असेंबली है जो कि दुनिया की बिगेस्ट जो है असेंबली जो है वो कंसीडर की जाती है। सैलिएंट फीचर्स, तो इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो कि मंदरजा झैल है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरा छोटा बेटा है, मुझे बड़ा तंग करता है। तो चले हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? प्रीएम्बल। ये इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, तो हम ये स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले प्रीएम्बल आता है। ये हम अंदर पॉइंट्स के दरमियान में भी लिख सकते हैं ये जो, लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट पे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रीएम्बल, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल होता है, यानी कि एक शुरू में लिखते हैं, यानी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा लिखा होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तुर्की के 177 आर्टिकल्स हैं, जिसमें तमाम जो अथॉरिटीज़ उनके पावर्स और फंक्शन डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। और ये भी बता दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अवाम की जो है साथ मिलकर फैसले करेगा, यानी कि अवाम के कंसेंट से वो फैसले करेगा। और जो प्रेसिडेंट होगा उनके फैसलों की रिस्पेक्ट भी करेगा। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई है, इसको क्लियरली लिख दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की है वो सबसे सुप्रीम होगा, सबसे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त होगी, और कोई भी उससे प्रिवेल नहीं होगा, यानी उससे बढ़कर कोई भी नहीं होगा, और ना कोई इसके बराबर समझा जाएगा। और तमाम सिटीजन तुर्की के उसके बाउंड होंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन तुर्की को मानने के। अमेंडमेंट्स, सिर्फ ग्रैंड नेशनल असेंबली अमेंडमेंट कर सकती है वहाँ पे, उसके अलावा कोई और असेंबली अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती किसी भी लॉ में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है बैलेंस्ड गवर्नमेंट। तो जो तुर्की है एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट है, और उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, इसलिए वो अपनी गवर्नमेंट को बैलेंस रखने की कोशिश करती है। सेपरेशन ऑफ पावर, तो वहाँ तुर्की में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हैं, यानी कि ये निज़ाम भी है कि वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में है एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये सबकी पावर्स अलग अलग हैं। और ये सब जो है अपनी पावर्स और अपनी जो है उसके मुताबिक, अथॉरिटी के मुताबिक जो इनको काम दिया गया है उसके मुताबिक जो है काम करते हैं। हेड ऑफ़ द स्टेट, तो जो तुर्की का हेड ऑफ़ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और वो चीफ एग्जेक्टिव भी कहलाता है। इसके अलावा उसका टेन्योर जो है वो 5 साल का है, और उसके तुर्की के प्रेसिडेंट को तुर्की के सिटीजन इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे मैंने पहले कह चुकी हूँ कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, यानी कि वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी, जैसे हमारा पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है ना, ज़्यादातर पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक साइनिंग अथॉरिटी में अप्रूवल देता है। इसी तरह तुर्की में जो प्राइम मिनिस्टर है
वो साइनिंग अथॉरिटी की तरह है, जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स ज़्यादा है। यूनिकैमरल गवर्नमेंट, तो जो तुर्की की गवर्नमेंट है वो यूनिकैमरल है और तमाम पावर्स को वो ही रन करती है गवर्नमेंट। जुडिशरी पावर्स, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की है उसने जुडिशरी की पावर्स को भी सेपरेट कर दिया हुआ है, और इसमें ये क्लियरली बताया हुआ है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बता दिया गया है, यानी कि जो आवाम है उनकी जो है वो उनके लिए डिसीजन करेगी। जो जुडिशरी है तुर्की की उनको इंसाफ फराहम करेगी। वहाँ पे कोर्ट्स हैं, हाई लेवल कोर्ट्स हैं, लो लेवल कोर्ट्स हैं और दूसरी कोर्ट्स भी हैं, ठीक है, और जो कि जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा पार्लियामेंट के साथ मिलके। वहाँ पे तुर्की में एक कमेटी होती है जो जुडिशरी को सिलेक्ट करती है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है उस पर अप्रूवल देता है। इस तरह पे वहाँ के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि हर मुल्क देता है, और ये जो राइट्स हैं इनमें उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी की लिबर्टी और प्राइवेसी वगैरह शामिल है। रूल ऑफ लॉ, तो तुर्की में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल है, यानी कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं होगा, ना इसके बराबर होगा, कानून को सबसे सुप्रीम माना जाएगा और कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक फॉर्म, तो जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तुर्की में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट को तुर्की के सिटीजन जो इलेक्ट करते हैं, और उसकी एज जो है, जो वोटर्स जो इलेक्ट करते हैं सिटीजन्स वोटर होते हैं, उनकी एज 18 साल है, जैसे पाकिस्तान में भी 18 साल है। और प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार अपनी सीट इंजॉय कर सकता है, यानी कि तकरीबन 10 साल, क्योंकि 5 ईयर्स का टर्न्योर है ना। पर्सनल लिबर्टी, हर सिटीज़न को तुर्की के पर्सनल लिबर्टी हासिल है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और पॉलिटिक्स में भी एंटर कर सकता है अगर वो इसके लिए एलिजिबल यानी कि इसके काबिल है। तो लास्ट पे आपने कंक्लूजन देना है, जो हमने पूरे क्वेश्चन में लिखा है उसका छोटा सा खुलासा करके लिख दें, और 7 लाइन्स का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये क्वेश्चन था जो कि ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना हो तो मुझसे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे हौसला होगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।